Today's topic is graphical representation of data. In the previous video, we have seen classification and tabulation of data, and this is the next part of that presentation of data, that is a graphical representation. So hello students, this is Supriya Mogle and we are going to study what is graphical representation, what are the types, etc. So we'll start. First we'll see the introduction. Okay, in any research, presentation of data is very much important. Okay, मतलब आपने डेटा कलेक्ट किया, उसका कुछ भी यूज़ नहीं होता, उसको प्रेजेंट करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है. सो दैट रीडर्स जो होते हैं उनको अच्छे से समझ आए, इजीली वो अंडरस्टूड हो, इजीली वो हम इंटरप्रेट कर सके. इसके लिए प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. और डेटा प्रेजेंटेड किया जाता है थ्रू टेबल्स और थ्रू ग्राफ्स. अगर वो टेबल्स में प्रेजेंटेड किया है तो उसको बोलते हैं टैबुलेशन ऑफ ग्राफ्स एंड टैबुलेशन ऑफ डेटा. एंड ग्राफ्स थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं graphical representation of data. Okay, so data is presented through graphs, that is called graphical representation. They are easy to understand and get quick grasping by only seeing it. टेबल्स होता है तो वहाँ पे रोज कॉलम्स होते हैं, हमें रीड करना पड़ता है, हमें हर एक क्लासेस को रीड करना पड़ता है, देन वी विल अंडरस्टैंड. ग्राफ्स में ऐसा नहीं होता, ये एक विजुअल फॉर्म है जहाँ पे हम देखते ही बता कर सकते हैं कि इंक्रीज्ड वैल्यू कौन सी है, डिक्रीज्ड वैल्यू कौन सी है, कंपैरिजन कैसे होता है, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी हमें ग्रास्प करने कर ग्रास्प कर सकते हैं बाय सीइंग इट. इट इज अ विजुअल डिस्प्ले ऑफ डेटा थ्रू चार्ट्स एंड थ्रू ग्राफ्स. Characteristics of graph, as I said, it is a visual form of presentation of statistic data. Graph is more attractive than table, and a common man can also understand the graph and its analysis, and comparison can be made between two or more graphs phenomenon or easily. इंक्रीजिंग वैल्यू कौन सी है, डिक्रीजिंग वैल्यू कौन सी है, आपको वो इजीली देख के ही आप समझ सकते हैं. टाइप्स ऑफ ग्राफ्स. फर्स्ट इज हिस्टोग्राम. ओके, हिस्टोग्राम मतलब क्या? सो हिस्टोग्राम एक नॉन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ होती है. आपको बार डायग्राम पता है, बार डायग्राम में हम डेटा कलेक्ट करते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसीज होती है, उसके फ्रीक्वेंसीज के हिसाब से हम बार ड्रॉ करते हैं. लेकिन बार डायग्राम में क्या होता है, डिस्क्रीट डेटा के लिए ये यूज होता है. डिस्क्रीट डेटा मतलब इफ यू कैन काउंट इट 1 2 3 4, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रीट डेटा. लेकिन जो हिस्टोग्राम होता है वो कंटिन्यूस डेटा के लिए यूज होता है. व्हाट इज कंटिन्यूस डेटा? इफ यू कैन मेजर इट, इसका एक यूनिट होता है. इफ यू कैन मेजर इट, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूस डेटा. मेजर मतलब क्या, कि हाइट, वेट, लेंथ, जहाँ पे उसको कुछ यूनिट होता है. डिस्क्रीट मतलब सिर्फ काउंट कर सकते हैं, यहाँ पे हाफ ऐसा कुछ नहीं होता. ओके, फॉर एग्जांपल डिस्क्रीट डेटा में पॉपुलेशन, आप एक पर्सन को एक ही बार काउंट करेंगे, उसमें से हाफ ऐसा कुछ काउंट नहीं करते. लेकिन कंटिन्यूअस में हाफ का मतलब होता है. फॉर एग्जांपल अगर मैंने हाइट मेजर की 5.5, तो उसका हाफ, उसको भी कुछ मीनिंग होता है. सो हिस्टोग्राम इज यूज्ड फॉर कंटिन्यूस डेटा. यहाँ पे डिफरेंट क्लासेस इंटरवल्स होते हैं. अभी बार डायग्राम में क्या होता है, हर एक बार का सेम विड्थ होता है, लेकिन हिस्टोग्राम में विड्थ डिफरेंट होते हैं और जो बार्स होते हैं वो अटैच्ड होते हैं. ओके, दैट इज कॉल्ड हिस्टोग्राम. नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. फ्रीक्वेंसी पॉलीग्राम मतलब हम पहले एक हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे. हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के बाद हर एक बार का जो मिड पॉइंट है उसे हम स्ट्रेट लाइन से जोड़ देंगे. दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. ओके, एरिया ऑफ पॉलीगॉन एंड एरिया ऑफ हिस्टोग्राम आर इक्वल. यहाँ पे जो बार डायग्राम हमने मतलब जो कुछ भी हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, फॉर एग्जांपल इसका जो ये जो एरिया है ना, ये अंदर का, इस
जो हिस्टोग्राम की जो कुछ भी वैल्यू होती है, जो कुछ भी एरिया होता है, वो पॉलीगॉन और उसका सेम होता है। अब सेम कैसे? क्योंकि यहाँ पे हमने वो मिड पॉइंट ड्रॉ किया है, तो ये एरिया यहाँ पे छूट गया है ना, तो ये इक्वल कैसे होगा? तो छूट गया है मतलब यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे वो अंदर ये जो है यहाँ पे वो इंक्लूडेड होता है। ओके, यहाँ पे जो छूट गया है यहाँ पे वो इंक्लूडेड होता है, इसलिए उसका और उसका पॉलीगॉन और हिस्टोग्राम का जो एरिया होता है वो इक्वल होता है। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी कर्व। अब फ्रीक्वेंसी कर्व मतलब क्या? सेम हमें हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के बाद उसके मिड पॉइंट्स को हमें ज्वाइन करना है विथ फ्री हैंड्स। पॉलीगॉन में हमने क्या किया? मिड पॉइंट को ज्वाइन किया, लेकिन बाय स्ट्रेट लाइन, बाय यूजिंग स्केल। ओके, और यहाँ पे हम उनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे बाय यूजिंग फ्री हैंड्स, हम हैंड से ही ज्वाइन करेंगे, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी कर्व। या फिर उसको हम सिर्फ वो बार डायग्राम या फिर वो हिस्टोग्राम ड्रॉ न करते हुए सिर्फ एक फ्री हैंड से उस पॉइंट को जोड़ देंगे, formed smoothly joining consecutive points on the graph with specific pattern, that is also frequency curve. So दोनों का वैल्यू है वो सेम होता है, लेकिन इजी कौन सा होता है कि हम पहले हिस्टोग्राम ड्रॉ करें, उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दे बाय फ्री हैंड्स, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी कर्व। Next है ogive curve. Ogive is in some cases you may require number of observation less than given value, more than or more than given value. So this is obtained by adding frequencies is called cumulative frequency, and the curve table is obtained by plotting cumulative frequency is called ogive. अब ओजाइव मतलब क्या, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐड करनी है मतलब क्या, वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको एक इंफॉर्मेशन या फिर आपको एक एग्जांपल दिया है, क्लास इंटरवल्स एंड फ्रीक्वेंसीज। ओके, 20 to 34, 30 to 46, ये किसी भी एग्जाम्पल का डेटा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कस्टमर्स है तो उनका इनकम 20 to 30,000, कितने लोगों का इनकम है? तो 4 लोगों का है। 30,000 to 40,000 किन का है? तो 6 लोगों का। ऐसे कौन सा भी एग्जाम्पल हो सकता है। दीज आर सम फ्रीक्वेंसीज। सो हम क्या करेंगे, 20 से स्टार्ट करेंगे। क्लास लिमिट एक 3 कॉलम्स बनाए हैं, क्लास लिमिट लेस देन ओजाइव एंड मोर देन ओजाइव। तो यहाँ पे हम 20 से स्टार्ट करेंगे, 20, 30, 40 अप टू 100। ओके, अब हमें लेस देन ओजाइव कैलकुलेट करना है। फर्स्ट जो है 20 के लिए हमें 0 रखना है। क्या रखना है? 0। अब 20 to 30 की जो फ्रीक्वेंसी है 4, वो 0 में ऐड करनी है, तो उसका आंसर आएगा 4। तो वो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी में लिखनी है। अभी 4 प्लस 6 करना है। 4 प्लस 6, 4 प्लस 6 कितना हुआ? 10। ओके, सो 10 प्लस 13, 10 प्लस 13 हो गया 23। 23 प्लस 25, 23 प्लस 25 हो गया 48। 48 प्लस 32, 48 प्लस 32 हो गया 80। सो ऐसे करते करते हमें लास्ट तक आना है, और लास्ट में यह वैल्यू आ गई 110। ओके, दिस इज लेस देन ओजाइव। अब मोर देन ओजाइव में हमें लास्ट से शुरुआत करनी है, लास्ट से। ओके, सो हमें लास्ट से जब हम शुरुआत करते हैं तो फर्स्ट हमें 0 रखना है 100 के लिए। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में है 3, सो हम 0 प्लस 3 करेंगे। 0 प्लस 3 हो गया
3। ओके, अब हमें जो आंसर आया है 3, 3 प्लस 8 ऐड करना है। 3 प्लस 8 आ गया 11। अब हमें 11 में 19 ऐड करना है। 11 प्लस 19 आ गया 30। 30 में ऐड करना है 32। 30 में ऐड किया 32, 62। ऐसे करते 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 हमें 110 आपका आंसर आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड मोर देन ओजाइव। और ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं कि हम ऐड करते जाते, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ एडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट हमें 0 रखना है और हर एक आगे का फ्रीक्वेंसी ऐड करते हुए लेस देन ओजाइव में लिखना है और मोर देन ओजाइव में लास्ट से शुरू करते हुए फर्स्ट तक आना है। सो अभी हमें क्या हुआ, ये दो कॉलम्स मिले हैं, लेस देन ओजाइव एंड मोर देन ओजाइव। तो हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है। सो देखिए, दिस इज द less than ogive graph and more than ogive graph. We start with upper limits of the classes and go adding frequencies. हमने less than ogive में क्या किया, upper class मतलब 20 to 30 जो था हमारा, उसमें से हमें 20 से start किया, that's mean upper limits of the classes। और हम लोग उसे add करते हुए गए और उसका हम जब ग्राफ निकालते हैं तो वो एक राइजिंग कर्व आता है, मतलब एक ऊपर की तरफ जाता है। राइजिंग कर्व लेस देन ओजाइव को क्या बोलते हैं, राइजिंग कर्व। मोर देन ओजाइव मतलब लोअर लिमिट से हम स्टार्ट करते हैं, मतलब हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, 100। लास्ट जो फ्रीक्वेंसी थी हमारी 100 से स्टार्ट करके हम ऊपर आए थे। सो दैट इज कॉल्ड, वी स्टार्ट विथ लोअर लिमिट्स ऑफ द क्लासेस and from the total frequency we subtract the frequency of each class. Okay, so जब हम ये 100 से स्टार्ट करते हुए, नीचे से स्टार्ट करते हुए ऊपर आते हैं और उसका एक ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उसको बोलते हैं मोर देन ओजाइव ग्राफ, जो नीचे की तरफ आता है, और उसको बोलते हैं डिक्लाइनिंग कर्व। और जो दोनों कर्व को जो इंटरसेक्ट करता हुआ पॉइंट हमें मिलता है उसे बोलते हैं मीडियन। हमें यहाँ पे क्या मिलता है, मीडियन मिलता है। ओके, सो दिस इज ओजाइव, लेस देन ओजाइव एंड मोर देन ओजाइव। Last one is Lorentz curve. The Lorentz curve means it starts from origin 0 and ends at 100. Okay, if wealth, revenue, land, etc. equally distributed among people of country, then Lorentz curve will be diagonal of the square. मतलब हर एक पॉपुलेशन का, हर एक पर्सन का अगर रेवेन्यू, उसकी प्रॉपर्टी, उसका लैंड अगर हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया तो लॉरेंस कर्व जो होता है वो ऐसा आता है। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये, दैट इज डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। बट इट इज इम्पॉसिबल, हर एक का वेल्थ रेवेन्यू सेम नहीं होता, हर एक का वेल्थ रेवेन्यू लैंड हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। सो दिस इज इम्पॉसिबल। सो वी यूज्ड टू मेजर इनइक्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन। हम इससे क्या कर सकते हैं, पॉपुलेशन में इनइक्वालिटी कितनी है वो मेजर करने के लिए लोरेंस कर्व यूज करते हैं, जो कि हमेशा डायगोनल के नीचे ही आता है, इसके ऊपर कभी भी नहीं जाता। ओके, लोरेंस कर्व डज नॉट गोज अप और क्रॉस द लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इट ऑलवेज कम्स अंडर, बिकॉज वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता, इट इज हाईली इम्पॉसिबल। So these are some additional graphs. Okay, false baseline and kink line. अभी false baseline मतलब क्या, so it is on y axis। यहाँ पे क्या होता है, हमने frequencies collect की। ओके, हमारा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है वो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 850 पे यहाँ पे है। ओके, अगर हमने वो 0 से स्टार्ट किया यहाँ पे ऐसे 100
200 300 400 ऐसे प्लॉट करते गए तो 800 का यहाँ पे कहाँ तो आ सकता है हमारा फर्स्ट, ओके। और उसके बाद ऊपर ऊपर जाते हुए यहाँ पे हम 1000 तक आएंगे। सो दिस ग्राफ विल बी वेरी लार्ज। और यहाँ पे 800 का जो यहाँ पे आएगा उसके नीचे ये पूरा, यहाँ पे पूरा क्या होगा, पूरा खाली दिखेगा, ओके। सो खाली दिखेगा, दैट्स वाई हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे हम एक ऐसी लाइन बनाते हैं, कर्व्ड लाइन बनाते हैं, ये और ये ऐसी एक कर्व्ड लाइन बनाते हैं और डायरेक्टली हमारा जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है 800 के पास, तो हमें यहाँ पे 800 डायरेक्टली आफ्टर जीरो, हमें डायरेक्टली 800 हमें यहाँ पे क्या करना है, प्लॉट करना है। और ये जो कर्व लाइन है इसका मतलब क्या है कि 0 to 800 के बीच में से जो भी कुछ फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पे इंक्लूडेड है। Okay, so curved line on x-axis that is called false base line। और ऐसे ही kinked line मतलब एक्स एक्सिस पर होता है। एक्स एक्सिस में फॉर एग्जांपल हमारा फर्स्ट हमने 0 to 240 तक हमें प्लॉट करना है फर्स्ट। अभी यहाँ पे देखिए 200 210 220 मतलब 10 10 का क्या किया है, डिफरेंस है। तो हमें यहाँ पे पर भी 10 20 ऐसे अगर आप ग्राफ करते गए तो 200 कहाँ तक आएगा देखिए। और ये यहाँ का सब क्या होगा, ब्लैंक दिखेगा और बहुत बड़ा ग्राफ होगा और वो प्लॉट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे ऐसी ऐसी डायग्राम यहाँ पे निकालते, कर्व्ड लाइन ऑन एक्स एक्सिस, ऐसे ऐसे अगर निकाला आपने और यहाँ से आपने डायरेक्टली आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो प्लॉट करना अगर स्टार्ट किया, दैट मीन्स उसके पहले और जीरो के बाद के जो है वो यहाँ पे सब इंक्लूडेड है। सो दैट इज कॉल्ड किंक्ड लाइन। सो कर्व लाइन ऑन एक्स एक्सिस that is kinked line and curved axis on y axis that is false baseline, okay? So these are some graphical representation types. Thank you.